पहला प्रश्न है, यदि एक घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन है। अब देखिए यहाँ पे एक घन दिया हुआ है। पहले हम एक घन ले लेते हैं तरीके से। ये घन है। फलक फलक कहने का मतलब ये वाला, जैसे मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो टोटल अगर देखा जाए घन में फलक कितने होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हो गए। अब इनमें से बोला जाता है यदि एक घन के एक फलक का परिमाप, यानी कि कोई भी एक साइड जो होगा ना, ये इस तरीके से चारों साइड, तो यही एक फलक के बारे में बात हो रही है। तो एक फलक का परिमाप यानी कि एक स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए इज इक्वल टू वट? 24। ये दे रखा है तो यहाँ से हमें ए निकल गया। ए कितना निकला? 6। तो उसका आयतन, आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है ए क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 6 36, 6 216। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है। क्लियर? 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए लड़की की वर्तमान आयु क्या रही होगी? एक्स रही होगी। अब श्रीनिवास क्या है? एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है, यानी श्रीनिवास की जो आयु होगी वो कितनी होगी? एक्स प्लस 4। अब इन दोनों का क्या है? 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु में 5 वर्ष ऐड कर देते हैं और श्रीनिवास की आयु में 5 वर्ष ऐड कर देते हैं। तो श्रीनिवास की आयु में 5 वर्ष ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 9। और इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है? 33 है। दोनों को जोड़िए, 2x प्लस 9 5 14 और ये हो जाएगा 33 दूनी 66। 2x बराबर 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5, यानी कि x आ गया 26। अब लड़की की आयु वर्तमान कितनी हो गई? 26 साल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। पहले लड़की की आयु मानिए, फिर उसके बाद श्रीनिवास की आयु, क्योंकि लड़की की आयु जो है श्रीनिवास से क्या है? 4 वर्ष कम है, यानी कि 4 वर्ष छोटी है। तो लड़की की आयु से क्या हो जाएगा? श्रीनिवास की आयु 4 वर्ष अधिक हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है? इसकी जो एवरेज है, दोनों की एवरेज आयु कितनी है? 33 वर्ष। तो 5 वर्ष दोनों में 5 वर्ष हमने ऐड किया, 5 वर्ष इसमें ऐड किया, 5 वर्ष इसमें ऐड किया, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 9। दोनों का एवरेज, दो ही व्यक्ति हो तो दोनों का एवरेज कितना है? 33। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला और x क्या है? लड़की की आयु। देखते हैं अगला प्रश्न। 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। मान लीजिए ये वर्तमान है। ये वर्तमान है और यहाँ से क्या है? 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष पहले कितना है रेशियो? 5:6। 4 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद ये 1 साल है और ये 4 साल हो गया, है ना? ये 1 साल हो गया, ये 4 साल हो गया। 4 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जाता है? 6:7। अब इन दोनों का गैप देख लेते हैं। इन दोनों का गैप कितना है? 1 का गैप है। इसमें भी क्या है? 1 का गैप है। यहाँ से देखेंगे ये भी 1 का गैप है और ये 1 का गैप है। साकेत की वर्तमान आयु, यानी कि ये पूछा जा रहा है वर्तमान आयु कितनी है साकेत की। ये है साकेत और ये कौन है? ये है तिलक। ये हो जाएगा साकेत और ये तिलक। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 बराबर ये जो गैप है कितना का है? 5 वर्ष का। 1 बराबर गैप कितना का हो गया? 1 वर्ष ये और 4 वर्ष ये, दोनों को ऐड कीजिएगा। इन दोनों के बीच में यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 1 का गैप है, तो 1 बराबर 5। तो इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 6
30। अब ये 1 साल पहले साकेत की आयु 25 साल और 1 साल पहले तिलक की आयु 30 वर्ष। अब पूछा क्या जा रहा है, साकेत की वर्तमान आयु। तो साकेत की आयु 1 साल पहले 25 वर्ष थी, तो 25 में 1 ऐड कीजिएगा तो 26 साल क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा किसकी, साकेत की। अगर पूछा जाता तिलक की वर्तमान आयु, तो तिलक में कितना ऐड हो जाता, 1 ऐड हो जाता, तो 30 1 31 साल हो जाता तिलक की आयु। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक द्विघात समीकरण है, कौन सा एक द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे तो देखिए ये रूट में है इस तरीके से। अब द्विघात समीकरण होने का नियम क्या कहता है, तो द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो सीधा सीधा दिख रहा है एक ही में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है बी में, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, इसमें है नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर का तो टर्म है बट क्यूब का भी टर्म है, तो ये नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो इससे आसान प्रश्न और क्या ही हो सकता है। सबसे पहले 36 सेंटीमीटर है तो इसको क्या कीजिए, पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा आ गया 0.36, अब ये मीटर में आ गया, अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसे 1000 से डिवाइड कर देना है। डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पे 2 0 और आ जाएगा, तो कितने अंक से पहले दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 5, 0.1230 हो जाएगा और 36 क्या हो जाएगा आगे में इस तरीके से। तब किलोमीटर का पूछा है 0.00030, उसके बाद क्या है 36 है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किलोमीटर। पहले ये सेंटीमीटर में था, 36 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड किया गया, ये आ गया मीटर में। अब मीटर में जो आ गया तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.36, ठीक है ना, क्योंकि 36 में 100 से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा 0.36। अब पॉइंट को हमने हटाया, पॉइंट हटाने पे क्या हो जाएगा 2 0 और आ जाएगा। अब 36 में इससे डिवाइड करेंगे तो जितने नंबर है उतने नंबर से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक से पहले डेसिमल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत, 11 का औसत कितना है 41, टोटल कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 5 संख्याओं का औसत जो है 18 है, 18 पंचे 90। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 5 गुने 64, 5 चौके 20, 2 6 पंचे 30, 2 32, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 0 9 2 11, 1 3 1 4, यानी कि 10 अंक जो थे उनका सम कितना आ गया 410। छठी संख्या पूछ रहा है, तो 11 संख्याओं का सम है 451, 10 संख्याओं का सम आया 410, इन दोनों को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 हो गया, 5 में से 1 गया 4, यानी कि छठी संख्या जो होगी वो क्या होगी 41 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, X और Y सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु हैं, ठीक है। अब ये X है और ये Y है ना, ये X हो गया और ये Y हो गया। सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु हैं जिनमें 5:2 5:7 के अनुपात में धातुओं को मिलाकर बनाया गया, यानी कि इसमें 5:2 है और इसमें है 5:7। ये है गोल्ड, ये है प्लेटिनम, ये है गोल्ड और ये है प्लेटिनम। इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स करके बनाया गया। क्या बनाया गया, एक जेड धातु बनाया गया। यदि हम मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरा धातु क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा, यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम कितना होगा, ये हमें निकालना है।
तो यहाँ आप देखेंगे, अब इसमें से गोल्ड और इसमें से गोल्ड अलग कर लेते हैं। तो देखिए 5/7 इसमें ये गोल्ड होगा, क्लियर। और इसमें 5/7 5 12, 5/12 ये आ गया गोल्ड का रेशियो, मतलब गोल्ड का आइटम आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब ये है प्लेटिनम, तो 2/7 ये प्लेटिनम हो जाएगा और 7/12 ये प्लेटिनम हो जाएगा। तो प्लेटिनम हम गोल्ड हमने अलग कर लिया और प्लेटिनम हमने अलग कर लिया। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 12×7 = 84, 7 12×5 = 60 प्लस 12×7 = 7 = 35। यहाँ से 84 इसका एलसीएम आ जाएगा। 12×12 = 24 प्लस 12×7 = 49। ये 84 और 84 ये तो ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 3 9 यानी कि ये हो गया 95 और ये 9 4 13 का 3 1 4 2 6 1 7 यानी कि 95 इज टू 9 4 13 95 और 73 यानी कि 95 इज टू 73 क्या हो जाएगा, जेड में गोल्ड और प्लेटिनम की क्या होगी, मात्रा हो जाएगी। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। देखिए एक्स में क्या था 5:2, वाई में क्या था 5:7, दोनों को मिक्स किया गया और एक जेड किस्म का एक अलग एक मेटल रेडी किया गया, तैयार किया गया। अब 5:2 के अनुपात में तो गोल्ड हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 5/7 और इसमें गोल्ड कितना है, 5 टोटल कितना है 12, जिसमें कि 5 गोल्ड है तो 5/12 आ गया। तो ये हमने गोल्ड को गोल्ड के साथ मिला दिया, प्लेटिनम को प्लेटिनम के साथ। यहाँ पे देखिएगा प्लेटिनम कितना है 2, टोटल 7 है, जिसमें कि 2 रेशियो है कितना, 2 भाग जो है वो है प्लेटिनम। तो 2 टोटल में 7 में 2 भाग है प्लेटिनम, तो 2/7 हो गया। इसमें कितना है 7 5 12, 12 में 7 भाग क्या है, प्लेटिनम है, तो 7/12 प्लेटिनम को प्लेटिनम के साथ हमने ऐड किया, दोनों को जोड़ा, यहाँ से कैलकुलेट किया और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष की कार्यक्षमता और एक महिला की कार्यक्षमता के बीच का अनुपात। बेहद ही आसान सा प्रश्न है। 20 महिलाएं 15 दिन में पूरा कर सकती है और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 से 15 खत्म, 20 बटे क्या हो जाएगा 16, ये ऊपर आ गया मैन ये वाला और डब्ल्यू वुमेन नीचे, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। तो यहाँ पे पुरुष की कार्यक्षमता एक महिला की कार्यक्षमता यानी कि पुरुष का हो जाएगा 5 और महिला का हो जाएगा 4। तो 5:4, 5:4 किसका है, ऑप्शन 1 में है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल इतना है और उनका एचसीएफ इतना है, एचसीएफ कितना है 43 है। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी संख्या होती है तो उसके अंदर एचसीएफ ऑलरेडी रहता है। जैसे एक संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या में क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो वो संख्या मान के चलिए 43A है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या भी क्या होगी, उसमें भी 43 होगा यानी कि एचसीएफ होगा। लेकिन दूसरी संख्या पता नहीं क्या है, तो ये 43B होगा। और इन दोनों का सम कितना है 430। कॉमन लीजिएगा 43, A + B = 430। तो A + B का वैल्यू आ गया 10। अब निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही है ना, कौन सा पेयर सही है ये आपको चेक करना है। तो A और B का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसका सम कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, पहली बात। और दूसरा क्या है, उन जो नंबर हम पिक करेंगे उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए एक तो हमने 1 ले लिया और एक 9 ले लिया, 1 9 बराबर क्या होता है 10, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, 1 9 होगा ये पेयर बनेगा। 1 2 8 ये बन सकता है, 3 7 4 6 5 5। अब देखेंगे आप 1 और 9 ये हो सकता है क्योंकि इसका एचसीएफ क्या है 1 है, ठीक है ये हो सकता है। 2 8 ये नहीं होगा क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है। 3 7
क्या ये हो सकता है? बिल्कुल, 3 7 3 दूनी 6 और 7 में से 6 गया 1, यानी कि 1 या 3, यानी कि 3 7 हो सकता है। 4 6 नहीं हो सकता, 4 एकम 4, 2 2 दूनी 4, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है और ये इसका तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो या तो 1 होगा, 1 9 होगा, या तो 7 3 होगा। अब इसी दो को हमें चेक करना है। अब देखिए 43 ए है एक और 43 बी है। अगर ए की जगह पर 1 रखेंगे तो एक तो आ गया 43 और 43 बी की जगह पे हमने रखा 9। मान लीजिए हम 9 ना रख करके 10 रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 430। देखिए तो कोई 43 है और 430 है? नहीं है। 43 ही नहीं है तो 430 तो छोड़ ही दीजिए, बड़े बड़े नंबर हैं। अब एक 43 है, अब ए की जगह पे हम क्या रखते हैं? 3 रखते हैं। तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 तिये, इसको हटा लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। 1 9 रख के देखा हमने, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये हमारा नहीं होगा। अब 3 7 के साथ जाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिये 9, 4 तिये 12, 129 देखिए है कहीं? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 9 और 3 है और उसके बाद 7 है तो 7 भी रख के देख लेते हैं। 7 तिये 21, 2 7 चौक 28, 2 कितना हो जाएगा? 30। तो एक हो जाएगा 129 और दूसरा क्या हो जाएगा? 301। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पानी की टंकी घन के आकार की है। देखिए एक घन बना लेते हैं, जैसे इस तरीके से। देखिए ये घन के आकार की एक टंकी है जिसकी भुजा क्या है? 2 मीटर की है ना। यहाँ देखिएगा, ये 2 मीटर की भुजा की एक टंकी है। इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का एक इनलेट है, यानी कि कोई पाइप है जो इसमें लगा हुआ है ना, इनलेट इस तरीके से। और इसका जो रेडियस है वो कितना है? r बराबर 3.5, यानी कि रेडियस इतना सेंटीमीटर है। ये भी ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में इसका दिया हुआ है। 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, इनलेट है। यदि पानी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है, हाइट हमें नहीं पता हाइट क्या है। एक चीज आपको पता होगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और ये क्या है? यहाँ से यहाँ, ये दूरी ही तो है। क्या है? दूरी। और दूरी क्या हो जाएगा? h के बराबर हो जाएगा, है ना। इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुने समय। चाल कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 और ये चाल हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और इनटू ये टी उधर चला जाएगा तो टी, यानी कि दूरी जो हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी कहने का मतलब क्या है? h बराबर डी, यही है। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। एक पानी की टंकी घन के आकार की है तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर, तो ये 8 हो जाएगा। और इसका जो आयतन होगा ये क्या होगा? इसके बराबर होगा। कितना है बेलन का आयतन? ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 8 बराबर 22/7 गुने आर। आर कितना है? 3.5। ये हो गया 3.5। 3.5 और ये सेंटीमीटर में है, इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा? हमें मीटर में मिलेगा। 3.5 अपॉन में 100 इंटू और एच बराबर क्या है? डी के बराबर है और डी कितना है? 2t है। ये टाइम निकालना है हमें। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए इसको। डेसिमल हटाइएगा तो 1 0, ये डेसिमल हटाइएगा तो 1 0। अब यहाँ से देखिए 7 5 35, 2 चौके 8, 4 गुने 1 2 3 और ये हो गया 1
2 3 बटे 22 गुने 5 गुने 35 इज इक्वल टू टी। 2 दूनी 4, 2 11 और 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 2 पे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ये भी 5 सते 35 और 5 चौके 20, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये आ गया समय बराबर 4 दूनी 8, ये 4 और ये 2, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 और बट्टे 11 सते 77। अब ये सेकंड में आया है ना। अब इसमें क्या करना है, सेकंड में है और मिनट में आंसर दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे, ये जीरो ख़त्म और ये आ गया 8000 और 8000 में सच्छक 42 का 2 4 और सच्छक 42 4 46, 462 से डिवाइड कीजिए। 462 एकम 462, क्योंकि 800 से ज़्यादा वैल्यू देगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 3 9, 7 में से 4 3 7 0, 4 8 32, 4 8 32, 8 से तो कोई है नहीं, 8 से तो 9 से तो जाएगा नहीं। जब 8 से ही नहीं जा रहा है तो 9 से कहाँ जाएगा। तो 8 से पहले देख पा रहे हैं 7 है, तो 7 से देकर देखते हैं। 7 दूनी 14, 1 सच्छक 42 1 43 3 4 सच्चोक 28 4 32, यानी कि 7 से चला जाएगा और कुछ रिमाइंडर देगा और उसके बाद जीरो निकालेंगे तो वो पूरा पूरा। और भरने में लगभग कितना, यहाँ लगभग का बात किया जा रहा है, तो 17 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है ना। और एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 17.3 मिनट। अदरवाइज नहीं, आपको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 3 7, ये ख़त्म 0, 462, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4, तो 17 दशमलव लगभग पूछा जा रहा है। यहाँ पर 3 मिनट दिया हुआ है। 10 और 7, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो जाएगा नहीं, ऊपर से एक ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, डेसिमल। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये 1 नहीं होगा, ये पॉइंट हो गया। 4 तिये 12, 4 चौके 16, यानी कि 3 से 3 दूनी 6 और छत्रिक 18, 1 4 तिये 12 1 13, यानी कि आगे भी फिर डेसिमल में बढ़ते चला जाएगा, आगे भी कुछ नंबर आएगा। तो 17.3 मोटा मोटा क्या होगा इसका, अनुमानित या लगभग में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि नीचे एक चित्र में दिखाया गया है, जिसमें विकर्ण ए सी और डी बी या बी डी ओ पर में क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे ओ है, ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है x+3, ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है y+2, ओ सी का दिया हुआ है 2x+y और ओ डी का वैल्यू दिया हुआ है 3y। तो x का वैल्यू बताना है आपको। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को जब विभाजित करते हैं तो क्या होता है, ओ इस वाले की बात कर रहे हैं, ओ डी बराबर होता है ओ बी के और ओ सी बराबर या ओ ए बराबर होता है ओ सी के।
ये थ्योरम है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाया है, तो एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना, या समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित जब करेंगे तो ये इसके बराबर ओडी ओबी के बराबर होगा, ओए ओसी के बराबर में होगा। तो कर दीजिए, देखिए ओडी कितना है 3y बराबर क्या है y प्लस व्हाट 2, तो 2y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब यहाँ से देखिएगा ओए कितना है x प्लस 3 बराबर में किसके है 2x प्लस y की जगह पर क्या हमने रखा 1। तो यहाँ से 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2 बराबर 2 में से 1 गया, 2x में से 1x गया तो क्या बचा x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो ये थ्योरम याद रखिएगा जब भी समांतर चतुर्भुज की बात हो और इस तरीके से एक दूसरे को विकर्ण ओ पे प्रतिच्छेद करें तो ओडी बराबर ओबी के और ओसी बराबर ओए के, या फिर ओए बराबर ओसी के। अगला देखते हैं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू इतना, एक्स वाई वाई जेड एक्स इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूले पे है, एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फॉर्मूले पे है 11, इसके जगह पे 11 है, 11 अगर है 121 बराबर इसका वैल्यू निकालना है, इसके जगह पे हमने बड़ा वाला x ले लिया 2 इंटू, और इसके जगह पे क्या है एक्स वाई वाई जेड, और जेड एक्स के जगह पे क्या है 42 है, इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 में से 7 4 11, एक ही ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे क्या है 7 है, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 8 3 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में आपको वैल्यू इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए थीटा का वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू मान लीजिए 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 बराबर क्या होता है, साइन 45 बराबर होता है 1/√2। अब यहाँ पे 45 रखेंगे, 1/√2 जिसका आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कॉट 45 क्या होता है 45, कॉट 45 बराबर होता है 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर हमें क्या देगा 2, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 1/√2 हमें निकालना है साइन 45 के टर्म में, है ना। √1 प्लस 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 बराबर क्या हो जाएगा √2, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट क्या है 1 प्लस 1, कॉट 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1/√, क्या आ जाएगा 2, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन थीटा, है ना, इससे फिर निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले निकटतम है ना आने वाले निकटतम अनुमानित मान का चयन कीजिए। अब देखिए ये 25.19 है, इसको आप 25 ही लिखिए, और 3 से गुना करना है तो ये क्या हो जाएगा 25 दिए 75, प्लस 4.41 है तो इसको 4 ही रहने दीजिए, माइनस 1 0.9 है तो 1 आप कर सकते हैं, तो 75 4 कितना हो जाएगा 79 में से एक घटाइएगा तो क्या रह जाएगा 78 के पास 79 एक ही ऑप्शन है और अनुमानित बोला जा रहा है तो यही होगा आंसर। 62 दूर है, 100 बहुत ज़्यादा दूर है, 95 भी ज़्यादा दूर है, तो इसके नियर बाई में आंसर एक ही दिख रहा है 79। अगला प्रश्न देखते हैं, जब समय 8:45 बजे हो, यानी कि कितना हो रहा हो 8:45 हो रहा हो, तो घड़ी के सुइयों यानी कि घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का अनुमानित कोण क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 30h - 11/2 व्हाट
एम, यानी कि एच फॉर आवर, एम फॉर मिनट, और ये दोनों मोड के अंदर में रहता है, ठीक है ना। मोड कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आए वैल्यू या निगेटिव आए, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। 30 इंटू एच की जगह पे क्या होगा, 8 माइनस 11/2, मिनट की जगह पर कितना है, 45 है, तो लिख लेंगे 8 3 24, ये हो जाएगा 240। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 11 पचे 55 और 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 11 दूना 22, 5 27 का 7, 2 11 दूना 22 2, ये हो गया 24, यानी कि 247 में से 40 गया तो 7.5 हो जाएगा। देख लीजिए 7 के आसपास में क्या है, अनुमानित कोण क्या है, तो 7.5 के आसपास में 7 ही है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, दो व्यक्तियों की आयु के बीच 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, अब देखिए ये है वर्तमान, है ना, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहाँ से 5 वर्ष पहले जाइएगा तो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है। ये मान लीजिए बड़ा है और ये है बड़ा और ये है छोटा, है ना। बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, हमारे अनुसार दो क्वेश्चन के अनुसार 30 वर्ष का अंतर है। 30 1 बराबर हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 15। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, छोटे की वर्तमान आयु 5-5 वर्ष जोड़ दीजिए, बड़े की पूछता तो ये 50 साल, छोटे की पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 20 साल। क्लियर, वर्तमान आयु पूछा है तो 15 में ये तो 5 साल पहले की आयु निकल के आई ना, 5 साल ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु निकल के आ जाएगा छोटे की। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, तो हानि क्या होगा, तो 2500 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2375 यानी कि 25 2400 यानी कि 125, 125 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस पे, क्रय मूल्य पे। 100 0 25 पंचे 125 यानी कि 5% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आलेख 2012 से 16 तक विभिन्न संगठनों वर्षों में एक संगठन के उत्पादन को दर्शा, आलेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2015 से 16 तक उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई, तो आप देखेंगे 2015 का ये डेटा रहा 12.6 और 2016 का क्या है 18.9, इसमें वृद्धि कितना हो रहा है, तो 12.6 से 18.9 कितना बढ़ रहा है, 9 में से 6 गया 3.18 में से 12 गया तो कितना 12 6 18, 6.3 अपॉन में 12.6 हटा दीजिए इंटू 63 दूना सीधा सीधा दिख रहा है 2 गुना है 2 50, 50 दूनी 100 यानी कि 50% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उत्पादन में 50% की वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न, पी और क्यू अकेले किसी कार्य को पी करता है 9 दिन में और क्यू करता है 12 दिन में। अगर वह क्यू से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में होगा, तो 12 दिन 36 36 का टोटल वर्क हो जाएगा, 9 चौक 36 12 दिया 36। अब देखिए क्यू से स्टार्ट होता है, पहले क्यू आता है फिर क्या आता है पी आता है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 और 3 7 काम कितना है, कितना 36, और 2 दिन में आप देखेंगे 7 काम हो रहा है, काम करना है 36, तो 36 के पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 5 35, है ना, 7 42, क्योंकि 36 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कम लेके ही चलेंगे, ठीक है, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 दिन में कितना काम हो रहा है, 35 काम हो रहा है, लेकिन एक काम और बचा है ना, एक काम और बचा है, और एक काम जो बचा है अब कौन करने आएगा, क्योंकि क्यू आया फिर पी आया फिर क्यू आया और फिर पी आया, इसी तरीके से करते करते 10 दिन में टोटल 35 काम खत्म हो गया, एक काम रह गया, अब कौन आएगा, क्यू आएगा। क्यू
क्या कर रहा है, एक मतलब इसका एक दिन में जो काम कर रहा है वो 3 काम कर रहा है, ठीक है ना? इसको एक काम करना है ना? तो इसकी जो एफिशिएंसी है 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? तो एक दिन में 1/3 काम करेगा, तो 10 दिन तो पहले से रह गया, और ये तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 10/1/3 दिन में ये काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो 10/1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है त्रिभुज ए बी सी में, है ना? त्रिभुज ले लेते हैं, ए इतना है, बी इतना है, तो ए का वाही कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण सा प्रश्न है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए इस तरीके का ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी में ए कितना है? 40 है, बी कितना है? 70 है। तो ए का वाह पूछा जा रहा है, तो वाह पूछा जा रहा है तो ए को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, है ना? ये एक्सटेंड कर दीजिए, इसका ये वाह पूछा जा रहा है। ये जब इस तरीके से होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ये अगर 40 डिग्री है या थीटा है तो ये क्या होता है? 180 माइनस थीटा। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 140 हो जाएगा। तभी तो एक लाइन पे एंगल जो बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का, ठीक है? तो वाह कोण जो होगा ए का 140 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न, जॉन एक लैपटॉप अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है। यानी कि 25% कहने का मतलब 1/4, 4 का चीज 1% छूट पर में, है ना? 25% छूट पर में क्या करता है, वो 3 में खरीदता है। 4 उसका अंकित मूल्य है, 3 में वो खरीद रहा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतना भुगतान किया, यानी कि 3 बराबर कितना भुगतान किया? 28,473 भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य यानी कि 4 बराबर कितना होगा? तो 3 9 27, 1 3 चौक 12, 2 3 9 27 और 3 एकम 3, यानी 1 बराबर हो गया 9,491 के। इसका अंकित मूल्य पूछा जा रहा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4, यूनिट डिजिट पे 4 देखिए किसके आ रहा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। 4 एकम 4, 9 चौक 36, अब देखिए 6 4 किसका आ रहा है? यही आ रहा है, तो यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4 एकम 4, 9 चौक 36, 6 3, 4 चौको 16, 16 3 19, 9 1, 9 चौक 36 1, 37 964 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को ठीक से मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या होगी? तो सीधा सीधा क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो जो बड़ा नंबर हम बार बार बताते हैं, पहले बड़े नंबर को रखते हैं, तो 7 मीटर है, सबको क्या करते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 मीटर 35 सेंटीमीटर यानी कि 735 सेंटीमीटर। उसके बाद 525 सेंटीमीटर, उसके बाद 490 सेंटीमीटर। इन दोनों को एक दूसरे से क्या करते हैं? इन तीनों को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 7 में से 5 गया 2, 5 का ये 5 हो जाएगा, 12 में से 9 3 12 और 4 4 खत्म। तो 35 गुना 70 सत्या 21, यानी कि देख पा रहे हैं आप सीधा सीधा क्या है? 35 से 210 कट जा रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी कि 35 सेंटीमीटर, है ना, मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या होगी? तो 35 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 8.25% प्रति वर्ष की दर से 2000 का साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, PRT/100। तो बस इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। P कितना है हमारा? 2000, R है 8.25 वाट परसेंटेज, डेसिमल हटाइएगा तो 2 0 और लगेगा। टाइम देखिए 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल। अब देखिए फरवरी महीने कितने दिन का होता है? 28 दिन का। तो 28 में से आप 7 फरवरी से है ना, तो 6 घटा लीजिए, तो 28 में से 6 गया तो बचा कितना? 22। अप्रैल है तो मार्च आएगा, तो मार्च क्या है? मार्च 31 दिन का, और 20 अप्रैल तक का है तो यहाँ से 20, सबको जोड़िएगा तो 2 1 3, 3 2 5 2 7, यानी कि 73 दिन। ये तो 73 दिन है ना, 365 से डिवाइड कीजिएगा तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा, 73/365 साल। अब यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, 0 से 0 खत्म, है ना, और 25 चौके 100, 25 दिए क्या हो जाएगा?
75, 5 2 7, 25 दिए 75, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 73, 5 दिया 15, 7 5 35 36, यानी कि 5 से ये भी निकल जाएगा। 5 दूनी 10, कितना आ गया? 33/10। कितना है? 2000 है ना यहाँ पे, 2000। अच्छा 200 लिखा है तो 2000 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 जीरो और लगा दीजिए। ठीक है, 100 से गुना करिएगा तो 2000 आ जाएगा, तो ये 0 से 0 खत्म। एक सेकेंड, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे में 10 कैसे आ गया? एक नंबर का मिस्टेक हो जाने पे थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देख पा रहे हैं? कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में ये सब होता है। देखिए पी कितना है? 2000 है। क्लियर? और ये हो जाएगा आर कितना है? 8.25 वाट %। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो, और टाइम जो है, टाइम कितना आया था? 73/365। तो ये 5 से तो पूरा पूरा ख़त्म हो जा रहा है, तो ये 5 आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो गया है ना, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 25। 25 में इसे डिवाइड कीजिएगा तो 25 दिए 75, 75 5 2 7, 25 दिया 75, यानी कि 33 क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज के रूप में कितना मिलेगा उसे? 33 रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मान निकालना है, तो देखिए 3 9 तिये 27, 9 माइनस ये तो 0 दे देगा, प्लस में क्या है? 1 है, तो 9 1 क्या है? 10। ये तो साधारण सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। ax² प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर कब होता है? जब b² माइनस 4ac, द्विघात समीकरण में 4ac बराबर क्या होता है? 0 के बराबर में होता है। तो यहाँ देखेंगे b की जगह पे क्या है? 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। c की जगह पे b है, और a की जगह पर क्या है? ये तो खुद a है। क्लियर? तो b की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1। 4 इंटू a की जगह पे क्या है? a, और c की जगह पे b बराबर 0। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, 4ab, तो ab बराबर 4 इधर आ जाएगा, 1/4। तो आप देखेंगे ab बराबर क्या है? 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। मूल कब बराबर होंगे? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तब मूल बराबर होंगे। किसमें? द्विघात समीकरण में। अगला प्रश्न, 6 18 39 और x समानुपात में है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए 6/18 समानुपात में है, तो बराबर में 39/x, 6 तरीक 18, 3 x बराबर 3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस गुना। 9 तिये 27, लास्ट में 7 देखिए किसके है? एक ही ऑप्शन है, टिक मारिए, आगे बढ़िए। 9 तिये 27, 2 3 तिया 9 2 11, आंसर वही आने वाला है। ठीक है ना। यूनिट डिजिट का भी थोड़ा सा मदद कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं रहता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को अगर फास्ट रखेंगे तो ईजिली आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 0.6 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके जगह पे कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। माइनस ब्रैकेट में है यहाँ पे 144 से बराबर है 44 से 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 112, प्लस ये क्या है? 0.4 और 0.5, 4/5 डेसिमल डेसिमल कट गया, तो 4/5, 5 0 4 में तो जाएगा नहीं, तो 0 5 8 40, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 0, है ना। इस तरीके से 0.12 0.80,
इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0.90 माइनस 0. क्या हो जाएगा 80 10 90 0.92. 0.92 और यहाँ पे 0. क्या हो जाएगा 90 92 90 जाएगा तो 0.02 हो जाएगा. अब इस पूरे का वैल्यू आ गया 0.02. टोटल कितना है यहाँ पे 0.6. 0.60 में से 0.02 घटाइएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 5. बड़ा सावधानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, अदरवाइज एक भी डेसिमल, एक भी अगर माइनस प्लस का अगर हेरफेर हो गया तो आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा. ठीक है, तो 0.58 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. अगला प्रश्न देखते हैं. निम्नलिखित वृत्त आलेख एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है. वृत्त आलेख का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है. ठीक है, तो देखेंगे यदि 500 उत्पाद निर्मित किए जाते हैं और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है, आप देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल है, एडवर्टाइजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है और उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. हाँ, तो ये क्या है प्रत्यक्ष श्रम लागत, यानी कि 24% का वैल्यू दे रखा है. 24% का वैल्यू कितना दे रखा है 1 लाख. 24% का वैल्यू 1 लाख दे रखा है. तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो. 44% का लाभ कब होगा जब 144% होगा. तो निकाल दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 बटे 24 और गुने क्या हो जाएगा 144, है ना. तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता 44% का लाभ हो. तो 24 से ये कट जाएगा कितना 24 6 6 चौके 24 4 6 चौके 24 4 2 6 दूना 12, यहाँ 6 से पूरा पूरा कट जा रहा है. तो टोटल कितना आ गया 6 लाख. अब ये कितना है 500 उत्पाद निर्मित किए जाते हैं, उन पर प्रत्यक्ष श्रम इतना है, तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता को 44%. तो ये 500 का निकला है, एक का निकालना होगा तो कितना आएगा. तो 500 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0, यानी कि एक का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1200 होगा. यही एक का दिया हुआ है. अगला प्रश्न देखते हैं. गौरव की 2 तरफा यात्रा के दौरान औसत गति इतना है. औसत है 15, है ना. यदि वह जाते समय इतना और वापसी पूछा जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा इस पे है, एवरेज आप निकालते हैं 2xy अपॉन x प्लस y. तो यही दिया हुआ है एवरेज आपका, जो पहले एवरेज निकालते थे, है ना. 2 एक जाने का दिया रहता था, एक आने का दिया रहता था, तो पूछा जाता था एवरेज निकालने के लिए. तो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 तरफा में. गौरव की 2 तरफा यात्रा के दौरान औसत गति इतना है यदि वह जाते समय, तो जाने का दे रखा है कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का दिया नहीं है. ठीक है ना, तो यहाँ पे x रख लेते हैं. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, प्लस 15x क्रॉस गुना करते हैं और ये हो जाएगा 20 दूना 40 x हो जाएगा. 300 बराबर 15 उधर चला जाएगा, तो 25 5 30 10 40, 25x 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो जाएगा वापसी गति होगा. तो 12 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो ये 29 प्रश्न थे जो कि आरआरबी ग्रुप टी में पूछे गए थे. मैथ के प्रश्न एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया गया था 17 अगस्त 2022 को कराया गया था. शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था. आगे के शिफ्ट जितने भी हुए हैं उन सबको भी अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पे. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए. वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.